भारत की जो राजनीति है उसमें किस प्रकार से जाति अपना रोल प्ले करती है, इसको देखना जरूरी है कि क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं या जाति कोई फैक्टर रहता है? तो ये एक जटिल विषय है। तो अक्सर एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, एक कोट दिया जाता है कि लोग अपनी जाति के आधार पर वोट देते हैं। जैसे हरियाणा में एक कोटेशन बड़ी फेमस है कि जाट की वोट जाट को और जाट की बेटी जाट को। ऐसा आप और भी राज्यों में सुनेंगे। तो लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। पंचायती चुनाव भी आप देखते होंगे, उसमें भी जाति का फैक्टर तो चलता ही है ना। कहीं पे ओबीसी डोमिनेंस होगी, कहीं पे जनरल की डोमिनेंस होगी। तो जाति क्या व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करती है या नहीं करती है? तो ये भारत के संबंध में कहा जाता है कि भारत में जाति जो है वह वोटिंग का जो बिहेवियर है उसको प्रभावित करती है। इसमें कितना सत्य है और कितना नहीं, इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जाति और चुनावी व्यवहार के संबंध को समझने के लिए सबसे पहले भारत की जाति व्यवस्था और उसके समय के साथ हुए बदलावों को समझना आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से जाति भारत में एक कठोर सामाजिक संरचना रही है जिसमें लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन उनकी जाति से निर्धारित होता था। जातियों को मोटे तौर पर 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया, जिसमें दलित, पूर्व में अछूत और अन्य उपजातियां भी शामिल हैं, जिससे एक जटिल सामाजिक ढांचा बना। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जाति किस प्रकार से अपना प्रभाव रखती है, उसके लिए इसके इतिहास को समझना पड़ेगा कि भारत में जाति का क्या स्वरूप रहा है। तो हमने पढ़ा होगा वैदिक ईरा में, हमने सुना होगा कि देयर वाज नो एनी कास्ट, वहाँ पर क्लास थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास और कास्ट में क्या अंतर होता है। क्लास को बोलते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के स्किल के आधार पर तय होता है, जब व्यक्ति उस काम को करता है उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है किसी सोसाइटी के अंदर और वो पढ़ गया, इसका मतलब वो अपनी स्किल के आधार पर कुछ टीचर लग गया या फिर कोई आईएएस बन गया। दूसरा आता है कि किसी व्यक्ति की स्किल है ही नहीं, किसी की हो सकता है स्किल बिल्कुल ही भी ना हो, तो वो मजदूर बन जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर व्यापार करने की स्किल है तो वो व्यापारी बन गया। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी स्किल के आधार पर बना, अपनी काबिलियत के आधार पर बना। परंतु यदि किसी समाज की जो व्यवस्था होती है वह व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर ना होकर, व्यक्तियों की काबिलियत के आधार पर ना होकर, उनके जन्म के आधार पर बन जाती है, उसी को जाति बोला जाता है। तो भारत में हमने मोटे तौर पर 4 वर्णों के बारे में सुना होगा, जिनको वर्ण भी कहते हैं और जाति भी कहते हैं। वर्ण कब कहते थे? ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में आपने सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो वैदिक टाइम माना जाता है। वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक आता है। पोस्ट वैदिक का मतलब क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो कहा जाता है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चलती थी, उसमें जो व्यक्ति की काबिलियत होती थी उसके अनुसार उसका कर्म डिसाइड किया जाता था। परंतु विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उत्तर वैदिक काल में कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया और अब जन्म के आधार पर ही व्यक्ति का कर्म भी डिसाइड किया जाने लगा। जिसका मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के घर में कोई उसका बेटा पैदा होगा तो वह भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्षत्रिय घर में होगा तो क्षत्रिय ही कहलाएगा, बेशक उसको तलवार भी चलानी ना आती हो, परंतु वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। वैश्य, ये भी जन्म के आधार पर ही तय किया गया। शूद्र, ये भी जन्म के आधार पर तय किया गया कि सेवा ही करनी है। तो इससे पहले माना जाता है कि ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उसमें जो व्यक्ति की काबिलियत होती थी उसके अनुसार व्यक्ति बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की अगर काबिलियत, इंटेलेक्चुअल था, वो पढ़ने लिखने में बहुत शार्प था, तो उसको ब्राह्मण बोल दिया जाता था। जो लड़ने में सक्षम था उसको क्षत्रिय बोल दिया जाता था, और जो व्यापार वगैरह करने में सक्षम था उसको वैश्य बोला जाता था, और जो सेवा करता था उसको शूद्र बोला जाता था। अब कौन व्यक्ति चाहेगा कि अगर उसके पास कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, कोई छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हैं, यदि आप आज आपको सीएम बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो 2 साल बाद आपका मन नहीं करेगा कि मैं उस कुर्सी को छोड़ूं। और मान लीजिए कि आप में से कोई यहाँ का विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो तुम्हारा भी मन नहीं करेगा अपनी कुर्सी छोड़ने का। अब हो सकता है कि तुम बूढ़े हो जाओ, परंतु तुम बोलोगे कि नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब आगे मेरे बच्चे बनेंगे एमएलए। तो क्या है कि जबरदस्ती जन्म के आधार पर हम व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। तो जब किसी समाज में किसी व्यक्ति के पास, किसी वर्ग के पास विशेषाधिकार आ जाते हैं तो वो उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा उस समय भी कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने चाहा कि उनके आगे बच्चे आएंगे तो वो भी ब्राह्मण ही बने, जो विशेषाधिकार हमें मिले हैं वो उनको भी मिले। क्षत्रिय ने बोला ठीक है, हम भी इसी प्रकार के विशेषाधिकार चाहते हैं। वैश्यों ने भी बोला, और शूद्रों को बोला कि आपको सेवा ही करनी है। तो ये जन्म के आधार पर जब बन गई तो समस्या पैदा हो जाती। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है भारत में। तो लगभग 4000 साल का इतिहास रहा है जिसमें जातिगत व्यवस्था बनी हुई है। और स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने कोशिश करी कि समाज की इस कुरीति को हम संविधान में भी खत्म करें।
तो भारतीय राज्य ने जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए कानूनी उपाय किए उस दौरान, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण क्यों दिया गया? क्योंकि ऐसा माना गया कि हिस्टोरिकली इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, हिस्टोरिकली दे वर एक्सप्लॉइटेड। इनके जो पूर्वज थे उनको अपना उत्थान करने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए अब ताकि ये लोग अपना उत्थान कर पाएँ, इसके लिए इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसकी व्यवस्था करी गई। तो आपने पाया होगा कि आपके सराउंडिंग में अगर कोई घर गरीब है और किसी के घर में कोई सरकारी कर्मचारी है जिसकी अच्छी सैलरी है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट भी भेज रहा है, और जो बिल्कुल गरीब है वो सरकारी में भी बड़ी मुश्किल से भेज पा रहा है। तो उसके कारण दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होगी कि जो अमीर का बच्चा है जो प्राइवेट में जा रहा है वो ज़्यादा शार्प होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। परंतु दूसरी तरफ जो गरीब है उसका सरकारी में जाएगा, बड़ी मुश्किल से 5वीं तक 10वीं तक पढ़ेगा, उसके बाद घर वाले बोलेंगे कि ऐसा कर तो अपना कोई कामकाज देख ले। और जो अमीर का बच्चा है उसको अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छी कोचिंग भी लेगा तो कल को एक नौकरी उसको भी मिल जाएगी। तो जो बच्चा पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ा ही रहेगा, और जो पहले से फैमिली अपलिफ्टेड है वो और ज़्यादा अपलिफ्टेड हो जाएगी। मेरे इस कॉन्टेक्स्ट को आप आज के संदर्भ में सिर्फ जोड़ के ना देखें। यदि आप आज के संदर्भ में इसको जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों को अवसर तो मिले हैं। ठीक है, गरीब के बच्चे को भी किसने रोका है, परंतु फिर उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं उसमें होती हैं। देयर आर मल्टीपल बैरियर्स। एक वो बच्चा जो सुबह उठकर बिल्कुल अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और सीधा स्कूल में पहुंच जाता है, और एक वो बच्चा जिसको घर के काम भी करने पड़ते हैं। सारी मेहनत करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से स्कूल में पहुंचेगा, और स्कूल से जब घर पे जाएगा तो फिर से उसको घर के भी काम करने पड़ेंगे। देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस। कि एक वो बच्चा जिसको पूरा अवसर मिल रहा है पढ़ने का, एक वो बच्चा जिसको नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ करके दिखा देते हैं, और ये जो विपरीत परिस्थितियों के अनुसार कुछ करके दिखा देने वाले जो लोग हैं वो आज आपको मिलते हैं। उसका मुख्य कारण संविधान है, क्योंकि संविधान में लोगों को अवसर दिए गए हैं। यदि आप भारत की प्राचीन व्यवस्था के अनुसार ही काम करते रहते तो शायद एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाता, शूद्र का बेटा इंटेलेक्चुअल तक नहीं पहुंच पाता। एक शूद्र का बेटा एक समझदार और ऐसी पोजीशन हासिल नहीं कर पाता। जैसे हमारे देश के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि शूद्र का बेटा शायद ही उस अवस्था में कोई प्रोफेसर बन पाता, कोई IAS बन पाता, या कोई आर्मी का कमांडर बन पाता, क्योंकि वो तो जो प्रिविलेजेस हैं, वो विशेषाधिकार तो केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास है या वैश्यों के पास है, शूद्र के पास नहीं है। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसमें शूद्र, इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो पूरे प्रिविलेजेस मिलते हैं, परंतु जो शूद्र हैं वो वंचित है। और उससे भी ज़्यादा वंचित कौन है? वो लोग जो गांव के बाहर रहते हैं। अब इनको तो छूने तक का भी अधिकार नहीं है एक दूसरे व्यक्ति को। तो अब आप कल्पना कीजिए कि क्या वो व्यक्ति उस समय के हिसाब से किसी गुरुकुल में कोई टीचर बन सकता था? नहीं बन सकता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई रिफॉर्मिस्ट नहीं आया, देयर आर मल्टीपल रिफॉर्मिस्ट, बहुत सारे समाज सुधारक आए हैं, परंतु उनकी बातों का असर कितना हुआ है? आपने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, कबीर आए। उससे पहले यदि आप बुद्ध धर्म की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध आए, जैन धर्म की बात करेंगे तो बहुत सारे समाज सुधारक आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि समाज सुधारक नहीं आए जिन्होंने इसके ऊपर बात नहीं करी है, परंतु उनकी बातों का असर कितना हुआ है। और वो समाज की व्यवस्था बदली थी या नहीं बदली थी? नहीं बदली थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाया और पूरे विशेषाधिकार उसको मिले। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही कहलाया, वैश्य का बेटा वैश्य ही कहलाया, एंड शूद्र का बेटा शूद्र ही कहलाया। परंतु स्वतंत्रता के बाद आज यदि हम बोलते हैं कि किसी गरीब घर से कोई बच्चा, और मुख्य रूप से यदि आप सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1992 में, उसमें कहा गया था कि भारत में वर्ग और जाति में कोई अंतर नहीं है। वर्ग और जाति का मतलब क्या है? कि वो लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो मुख्य रूप से उन जातियों से आते हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये मंडल कमीशन में बोला गया है। तो अब आप मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यदि आप पाएंगे, मैक्सिमम केसेस में जो गरीब है वह मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अब मैं इस बात को डिनाउंस नहीं करता कि जनरल कैटेगरी में कोई, या फिर ओपन कैटेगरी में जिसको आप जनरल कंसीडर करते हो, उसमें कोई गरीब नहीं होगा, होगा गरीब। बट यदि आप कंपैरिजन में देखेंगे, प्रपोर्शन देखेंगे, तो कंपैरिजन में वो कम ही होंगे। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो उनके लिए भी करने चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे,
जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय मुख्य रूप से यदि आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, अंबेडकर जी की बात करें, उनके जहन में ये बात जरूर थी कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जहां पर पारंपरिक समाज का कोई स्थान नहीं होगा, हम अपने संविधान को आधुनिक बनाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई उस समय, हमने एक ऐसे देश में आधुनिक संविधान ला दिया जो अभी तक पारंपरिक है। ठीक है, पारंपरिक का मतलब क्या है कि वहां पर अभी तक ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर आधारित है, ज्यादातर जो लोग हैं वह अभी तक अपनी जाति के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमारे संविधान में, कागजों में तो भारतीय राज्य ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी उपाय किए। तो समय समय पर अलग से हमारी विधान पालिका के द्वारा भी कानून बनाए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इनफैक्ट उनको आरक्षण भी दिया गया है। इसके बावजूद भी भारत का जो समाज है वो स्टिल ट्रेडिशनल है, अभी तक भारत का समाज पारंपरिक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए संविधान में क्या जिक्र था, किताबी ज्ञान क्या था, कागजों में क्या लिख दिया गया था, कानून में क्या लिख दिया गया था। अब आ जाते हैं राजनीति के ऊपर। राजनीति का मतलब क्या है कि वेयर देयर इज अ कन्फ्लिक्ट देयर इज पॉलिटिक्स। यहाँ पर भी विवाद होता है, वहाँ पे राजनीति होती है। और राजनीति में मुख्य रूप से हम ये भी देखते हैं कि भारत के द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है। तो लोकतंत्र अपनाया गया है। लोकतंत्र की मूल भावना है लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार। तो इसमें लोग अपनी सरकार का चुनाव करेंगे, और जब लोग अपनी सरकार का चुनाव करेंगे तो उनको कौन से पहलू ज़्यादा प्रभावित करेंगे, जिनको ध्यान में रखकर वह वोट करेंगे, जिनको ध्यान में रखकर वह अपना वोट कास्ट करेंगे, अपना मत डालेंगे। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी कभार लोग अपने क्षेत्र के आधार पर वोट करते हैं, कभी कभार लोग अपने धर्म के आधार पर वोट करते हैं, कभी कभार लोग अपनी जाति के ऊपर वोट करते हैं। और इसमें हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय समाज में जो राजनीति है उसमें किस प्रकार से जाति अपना प्रभाव डालती है। तो जाति एक सामाजिक संस्था है, परंतु इसने राजनीति में भी अपनी पकड़ बना ली है। भारतीय संदर्भ में यदि हम बात करें तो राजनीति में भी इसकी पकड़ बन चुकी है। अच्छा, पहचान की राजनीति क्या होती है? तो राजनीतिक विश्लेषक अक्सर जातिगत वोटिंग या पहचान की राजनीति की बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि लोग अपनी जाति के आधार पर वोट देते हैं। अच्छा, पहचान की राजनीति को कभी कभार गलत नजरिए से भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर वोट क्यों करे, कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर क्यों वोट करे, कोई व्यक्ति लिंग के आधार पर क्यों करे, भाषा के आधार पर क्यों करे, नस्ल के आधार पर क्यों करे, यौनिकता के आधार पर क्यों करे, या किसी अन्य सोशल फैक्टर के आधार पर क्यों करे। तो पहचान की राजनीति का मतलब समझ रहे हो तुम, कि कोई व्यक्ति अपनी जो पहचान है वह मुख्य रूप से किसी धर्म के साथ, किसी जाति के साथ, किसी भाषा के साथ, किसी नस्ल के साथ, किसी लिंग के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। यानी कि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं इस जाति से हूँ, उसके आधार पर जब वोटिंग करता है उसी को पहचान की राजनीति कहते हैं। या फिर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस धर्म का हूँ, उसके आधार पर जब वोटिंग करता है या किसी पार्टी को पसंद करता है तो वह भी एक पहचान की राजनीति है। तीसरा लिंग। लिंग का मतलब है कोई व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं पुरुष हूँ, महिला हूँ, समलैंगिक हूँ, उसके आधार पर वोटिंग कर रहा है, तो इसको भी हम पहचान की राजनीति में रखेंगे। भाषा को भी हम पहचान की राजनीति में रखेंगे कि मेरी भाषा पंजाबी है, मेरी भाषा तमिल है, इसके आधार पर जब कोई व्यक्ति वोटिंग करता है। नस्ल के आधार पर, यौनिकता के आधार पर या किसी अन्य सामाजिक समूह पर के आधार पर जब कोई व्यक्ति राजनीति में हिस्सा लेता है और उसके आधार पर वोट करता है, उसी को हम पहचान की राजनीति कहते हैं। दूसरा आता है कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक पहलुओं के आधार पर किसी को वोट देता है, उसको आप पहचान की राजनीति नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर वोट दे रहा है, धर्म के आधार पर वोट दे रहा है, भाषा के आधार पर वोट दे रहा है, और मुख्य रूप से हम इसी के आधार पर तो दे रहे हैं, और कोई फैक्टर हमें प्रभावित करता है? शायद नहीं करता है। इसी को पहचान की राजनीति कहते हैं। और ये मुख्य रूप से ये जो समस्या देखी गई है वह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की डेमोक्रेसीज में देखी जाती है। यहाँ पर जो पहचान की राजनीति है वो काफ़ी हावी रहती है, परंतु इसके कुछ अपने आप में फायदे भी हैं। पहचान की राजनीति का मुख्य उद्देश्य उन समूहों को सशक्त करना है जो लंबे समय तक समाज और राजनीति में दबे या उपेक्षित रहे हैं। इस राजनीति के माध्यम से वे अपनी समस्याओं और मुद्दों को मुख्य धारा की राजनीति में लाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें न्याय मिल सके। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर जातिगत वोटिंग या पहचान की राजनीति की बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि लोग अपनी जाति के आधार पर वोट देते हैं। तो मैंने बोला कि पहचान की राजनीति में केवल जाति नहीं आ रही, धर्म भी आ रहा है, भाषा भी आ रही है, लिंग भी आ रहा है। तो जब लोग अपनी जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पहचान की राजनीति है। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जिसको बीएसपी हम बोलते हैं, ये दलित मुद्दों पर केंद्रित है।
जातव जाति के जो लोग हैं वह बीएसपी को वोट देते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आरजेडी भी बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, ये भी क्या है, जाति के आधार पर यादव लगा है ना यहाँ पे, जो यादव समर्थन से संबंधित है, जातियों के चुनावी उपयोग का उदाहरण है। इसके साथ यदि आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, वह भी क्या है, जाति के आधार पर पार्टी है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनके पिता थे। तो राजनीतिक दल अक्सर विशिष्ट जातियों से वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं और उम्मीदवारों का चयन उनकी जाति पहचान के आधार पर किया जाता है ताकि चुनावी लाभ को अधिकतम किया जा सके। अच्छा, चुनाव की राजनीति में दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो जब कोई पार्टी अपने कैंडिडेट का चुनाव कर रही है तो वो जाति मुख्य रूप से देख रही है। दूसरा, लोग वोट जाति के आधार पे कर रहे हैं। तो दो फैक्टर इसमें आ रहे हैं। तो हमने पाया होगा कि जाति को एक महत्वपूर्ण पहलू देखा जाता है। आपकी विधानसभा के अंदर भी लगभग आई थिंक जाति को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस तरीके से ये भारत की जो राजनीति है इसमें जाति अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हालांकि जाति किस हद तक चुनावी व्यवहार को प्रभावित करती है यह क्षेत्रों और चुनावों के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जातिगत राजनीति ऐतिहासिक रूप से अधिक स्पष्ट रही है। यहाँ पार्टियां खुलकर जातिगत वोटों की मांग करती रही है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ओपनली चलता है, ठीक है, यादव हो जातव हो, इसके आधार पर वोट मांगे जाते हैं। इसके विपरीत केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जातिगत राजनीति अपेक्षाकृत कम रही है, जहां चुनावी निर्णयों में वर्ग और वैचारिक कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मुख्यतः वामपंथी राजनीति के प्रभाव के कारण है। अच्छा, ये वामपंथ क्या होता है? वामपंथ का मतलब ये होता है कि जो साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उसको वामपंथ कहते हैं। तो यदि आप केरला और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर कंपैरिजन में यदि आप कंपेयर करेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ पर जाति के आधार पे वोट नहीं मांगे जाते होंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ केरला और पश्चिम बंगाल को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि कंपैरेटिवली वहाँ पर कम ये देखने को मिलता है। ये जो दो एरिया उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर जाति के आधार पर राजनीति ज़्यादा पाई जाती है। और वेस्ट बंगाल और जो केरला है, वामपंथ से ग्रसित रहे हैं ये राज्य, यहाँ पर वामपंथ की सरकार रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी काफ़ी लंबे समय से, और इनफैक्ट केरला के अंदर तो आज भी वामपंथ की सरकार है। तो इन वाले हिस्सों में कंपैरिजन में जाति के आधार पर राजनीति कम रही है, यानी कि जाति के आधार के कंपैरिजन में यहाँ पर मुद्दों के आधार पर लोगों को प्रतिनिधि घोषित किया जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाता है। चुनावों के समय लोग जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। आर्थिक पहलुओं के आधार के ऊपर यहाँ पे वोटिंग करी जाती है।